इसी साल फरवरी की बात है। यूएई के चमचमाते शहर रास अल खैमा में एक आलीशान शादी हुई। इसके मेहमान के लिए चार्टर्ड प्लान लगे हुए थे। पार्टी में शामिल होने और परफॉर्म्स करने के लिए सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, टाइगर श्रॉफ जैसे दर्जनों सेलिब्रिटी बुलाए। शादी के लिए योगेश बापट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया गया था। इस लेविश शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और पूरा पेमेंट हवाला या कैश में किया गया था। यह शादी थी छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले 28 साल के सौरभ चंद्रकार की। इस शादी के बाद सौरभ और उनके महादेव बैटिंग ऐप जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। इसी मामले में रणवीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज को ईडी ने समन भेजा है। महादेव बैटिंग की मनी लॉन्ड्रिंग के इस लपेटे में दर्जनों बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है महादेव बैटिंग ऐप का पूरा मामला। दो दोस्त महज कुछ सालों से जूस की दुकान में 5,000 करोड़ का कैसे पहुंच जाते हैं और इसे कैसे इसके लपेटे में दर्जनों बॉलीवुड सेलिब्रिटी आज क्यों हैं। इस मामले की शुरुआत होती है साल 2019 से। दरअसल 2019 में जूस बेचने वाले सौरभ ने ये महादेव बैटिंग ऐप का शुरुआत किया था। शुरू से बात करें तो छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी रामेश्वरम चंद्रकार नगर निगम में पानी के पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके बेटे का नाम सौरभ चंद्रकार है और सौरभ भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था और इसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उत्पल नाम के एक इंजीनियर से हो गई। फिर 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट के कम यूजर्स थे और इससे काफी कम कमाई होती थी। सौरभ की कमाई का मुख्य जरिया जूस की दुकान ही थी, क्योंकि उस समय कमाई कम हो रही थी और उसकी दोस्ती यानी कि उसकी दोस्त रवि उत्पल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया और कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उत्पल को भी दुबई बुला लिया। रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने बैटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बैटिंग वेबसाइट और एक ऐप बनाया। इससे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया और लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। सौरभ ने महादेव कंपनी का बिजनेस फैलाने के लिए लगभग 2 रास्ते अपनाए। पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर के जरिए ऐप को प्रमोट करवाना और दूसरा, सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को खरीद लिया। आपको बता दूं, महादेव बुक के नाम से इस ऐप में कुछ ही महीनों के भीतर 12 लाख से अधिक लोग जुड़ गए थे। इसने जुड़ने वालों में सबसे ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। इसके यूजर्स इस ऐप के इस्तेमाल के लिए अलग से बैंक अकाउंट तक खुलवाने लगे थे। इसका उस जगह पे छत्तीसगढ़ के समय में इतना क्रेज बढ़ गया था। वहीं कोरोना महामारी और उसके बाद महादेव ऐप का कारोबार और तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। 2021 में कोरोना की वजह से बिना दर्शकों के आईपीएल का आयोजन हुआ और उस वक्त महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी। महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि फिलहाल 99 लाख से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और उस ऐप का यूज करते हैं। ये ऐप लोगों को सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने का लोभ देकर कंपनी नए यूजर्स को जोड़ता है। इस ऐप पर ऑनलाइन कसिनो, पोकर, कार्ड गेम, 3 पत्ती कार्ड गेम खेलने के साथ साथ इन गेम पर पैसे भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, वर्चुअल क्रिकेट गेम्स और लाइव क्रिकेट पर भी अवैध सट्टेबाजी की जाती है। सट्टेबाजी की जाल में लोग फंसने की कई वजह है। पहले तो एजेंट और ऐड के जरिए लोग ऐप से जुड़ते हैं। हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार अलग अलग सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करते हैं। हालांकि मेरे नजरिए से देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन ऐसा होता है। फिर उसके बाद बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करते हैं, जैसे नंबर दिया जाता है। फिर यूजर्स से सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको बता रहा हूँ महादेव ऐप के जरिए। ये
सिर्फ व्हाट्सएप ऐप चैट के जरिए कॉन्टैक्ट करता है और यूजर को एक साथ प्राइवेट ग्रुप से जोड़ता है। यूजर्स को अलग अलग वेबसाइट में दी जाती है, जिसमें से कुछ वेबसाइट जैसे हैं laser247.com, laserbook247.com, bedwhite.com, bedbook247.com, tigershift247.com, ये 3-4 कुछ वेबसाइट हैं जिसमें जरिए उसे आईडी बनानी होती है, उसमें वो आईडी उसको बनाना होता है। यूजर्स को 2 कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क करने के लिए मिलते हैं। पहला कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए यूजर आईडी में पैसे जमा करने के साथ ही पॉइंट्स जमा करते हैं और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर एक खास आईडी से पॉइंट को भुनाने के लिए वेबसाइट से संपर्क करने के लिए होता है और बेनामी खाते में पैसा आ जाता है और जीतने पर उन्हें बेनामी खाते में ही पैसा दिया जाता है। हालांकि ये और बात है, इसे जाननी जरूरी नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से होने वाली कमाई को सौरभ ने बॉलीवुड फिल्मों और होटल कारोबार में इंसेट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लपेटे में आ गए। फिल्मों और अलग अलग कारोबार में इवेंट करने की वजह से सौरभ और रवि उत्पल बॉलीवुड अभिनेताओं, गायकों, सरकारी अधिकारियों समेत कई जाने माने लोगों से संपर्क में आ गए। फरवरी 2020 में आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई नौकरशाहों और राजनेताओं के घर छापा मारा और उसी समय महादेव ऐप पहली बार चर्चा में आया। इसके बाद दुबई में होने वाली सौरभ की हाई प्रोफाइल पार्टियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक तरफ जहां अखबार के पन्ने सट्टेबाजियों के और उसके सट्टे वाले महादेव ऐप का प्रचार छाप रहा था वहां पे क्षेत्रीय अखबार में, वहीं दूसरी ओर उसके एजेंटों की गिरफ्तारी की खबर भी छप रही थी। पुलिस का कहना है कि देश में 30 से ज्यादा सेंटर्स से महादेव बुक ऐप को ऑपरेट किया जा रहा था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच सौरभ और रवि तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिरकार यह मामला राज्य पुलिस के हाथ से ईडी के पास चला गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महादेव बुक को लेकर जांच शुरू की तो बड़ी संख्या में लोग फंसने लगे और एक एक कर सब आते गए। अगस्त 2023 में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बिजनेसमैन अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी ने हवाला के जरिए विदेश से पैसा भेजा था और दोनों बिजनेसमैन का कनेक्शन महादेव बुक से था, महादेव बुक ऐप से, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इन गिरफ्तारियों के बाद ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप के बारे में पहली बार जानकारियां साझा की। पिछले महीने की बात है, ईडी ने देश भर में करीब 39 शहरों में छापेमारी की और 417 करोड़ की नकदी के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए और जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और एक राजनीतिक सलाहकार के ठिकाने भी शामिल हैं। इस छापेमारी के बाद महादेव बुक के मालिकों के हवाला देते हुए कारोबार पर भी कई खुलासे हुए। साथ ही इस ऐप पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे के हेरफेर का आरोप लगा। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि रणबीर कपूर से ये जानकारी मांगी गई कि इस ऐप को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसा किसके जरिए मिल रहा था। रणबीर के अलावा कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, सनी लियोनी, हिना खान समेत 14 सेलिब्रिटीज को समन किया गया है ईडी के द्वारा और इन पर हवाला के जरिए पैसा लेने के आरोप हैं। उनसे संपर्क होने के कारण ये सारे लपेटे में आ गए। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि सौरभ और रवि सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को अपने विदेशी खातों में भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे और कंपनी के लिए हवाला का सारा काम कोलकाता का रहने वाला विकास छपरिया देखता था। वहीं ईडी की जांच तेज होने के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल के परिवार के ज्यादातर लोग दुबई में शिफ्ट हो गए। आपको बता दूं, फरवरी में सौरभ चंद्राकर की दुबई में शादी हुई थी। इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। नागपुर से परिवार, रिश्तेदारों और सेलिब्रिटीज को दुबई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट तक बुक किया गया था। शादी के लिए योगेश बापट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 112 करोड़ रुपए दिए गए थे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और ये पेमेंट दिरहम में हुआ था। उस आरोप के मुताबिक इन स्टार्स को भी शादी में शामिल होने के लिए सारा पेमेंट हवाला के जरिए हुआ था। ये स्टार्स भी उस इवेंट्स में शामिल हुए थे जिसके कारण उनका वहां पे ईडी के सामने नाम आया हुआ है। इन स्टार्स में आपको जो जिनका नाम है वहां पे मुख्य में उसमें से आपको बता दूं, अतीफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अब्राम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक, ये वो 14 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिसे आमतौर पर अब टीवी या शोज में देखते हैं। ये सारे इसके चपेटे में आ रहे हैं।
आपको बता दो सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 के एक लैंडमार्क फैसले में ऑनलाइन सट्टेबाजी को 2 भागों में बांटा है। पहला, गेम ऑफ स्किल यानी अपनी जानकारी और नॉलेज के हिसाब से पैसे दांव पर लगाना, इसे अपराध नहीं कहा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कई यूजर्स, ये दर्शकों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका लीगल है या इलीगल है, क्या आप उसके चलते फंस सकते हैं, ये आप सही गलत कैसे जानेंगे। तो अगर वो जिस गेम में आप सट्टा लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो गेम ऑफ स्किल यानी आपकी अपनी जानकारी और नॉलेज, अपना दिमाग के हिसाब से, आप उसका सोचने के हिसाब से दांव पर लगाते हैं, तो उसे अपराध नहीं कहा जाएगा। वहीं गेम ऑफ चांस यानी सिर्फ लक आजमा कर जुआ खेलना, जिसमें कि ये सारे सट्टेबाज, ड्रीम 11 जितना भी हैं, ये सर्कल 11, जितने भी आप कह सकते हैं जो लीग होता है, ये सट्टेबाजी के ऐप टीम्स होते हैं, प्लेइंग 11, ये सारे चांस वाले हैं, क्योंकि अनिश्चितता है, इसमें आप कह नहीं सकते हैं क्या होगा। हालांकि इसके बारे में क्लियर रिपोर्ट आपको आने वाले समय बताएगा कि इसके लेकर क्या होने वाली है, लेकिन इस पे नकेल तो कसा जा रहा है। आपको बता दो सुप्रीम कोर्ट के वकील चिराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के अनुसार सिर्फ गेम ऑफ स्किल यानी कौशल वाले खेलों को ही कानूनी मान्यता है। सट्टेबाजी और जुआ भारत में अवैध है, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यों की पुलिस के पास अधिकार है। हालांकि केंद्र सरकार ने इंटरमीडिएट नियमों में बदलाव करके सट्टेबाजी वाली एप्स को भी गेमिंग की आड़ में अजीबोगरीब मान्यता दे दी है। जी हां, इसी वजह से ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी से जुड़े एप्स भारत में खरबों का कारोबार कर रहे हैं। जी हां, इन्हीं में से नाम आता है जो इसके आरोप में चलाए जा रहे हैं, इसके आड़ में चलाए जा रहे हैं, इसी में से नाम आता है ड्रीम 11, फैंटेसी 11, माई सर्कल और रमी जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम ऐप, जो इस गेम ऑफ स्किल के इसी नियम के तहत जमकर धंधा कर रहे हैं। हालांकि पूरे तरीके से ये गेम ऑफ स्किल है नहीं, लेकिन इसके आड़ में भी चल रहे हैं, और जब तक इसके प्रति कोई सख्त कानून नहीं आ जाता तब तक आप चलते हुए देख रहे हैं और कितना कारोबार भी हो रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स 2019 में 920 करोड़ रुपए का था, वहीं 2020 में 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। सिर्फ 1 साल के अंतर में इतनी बड़ा फासला। देश में महादेव बुक ऐप जैसे कई अन्य ऐप्स अवैध कारोबार करने के साथ साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अभी भी कई ऐसे क्षेत्रीय प्राइवेट छुपे हुए ऐप्स हैं या वेबसाइट हैं जिसके जरिए कई देश के युवा और कई वर्ग के लोग इसके जरिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस सट्टेबाजी ऐप के में अपना पैसा डुबोते हैं, अपना मेहनत के पैसे लगाते हैं और उसकी जिंदगी और पैसे की कमाई बर्बाद हो जाती है। आपको बता दूं, विराट के मुताबिक आईपीएल में उन्हें डाटा बताया है कि विराट ने आईपीएल को लेकर डाटा बताया कि स्पोर्ट फिक्सिंग के स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लोढ़ी कमेटी ने 2015 की रिपोर्ट में खेलों में सट्टेबाजी को वैध बनाने की सिफारिश की थी। तभी ये डाटा, आपको जो डाटा बता, तभी ये डाटा आया है। वहीं 21वें विधि आयोग ने 2018 की रिपोर्ट में जुआ और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की थी। इसके तहत फैंटेसी स्पोर्ट्स भी आते थे। हालांकि इस बारे में सरकार ने स्पष्ट कानून बनाने की बजाय कौशल के खेलों की आड़ में सट्टेबाजी और जुए के अवैध गेमिंग एप्स के कारोबार को अप्रत्यक्ष मान्यता दे रखी है। ऐसे एप्स बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करते हुए टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। जीएसटी विभाग की इन कंपनियों से 55,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने का मामले में वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी की है। जी हां, 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी की है। यह तो रहा मामला जो सुप्रीम कोर्ट और देश ने अभी इसके बारे में बताया। हालांकि जो फैंटेसी टीम है, जो क्रिकेटिंग का फैंटेसी जितना और गेम्स में है, ये भी कहीं ना कहीं गेम ऑफ स्किल्स कम है और गेम ऑफ चांस ज्यादा है, इस आड़ में चल रहे हैं। और ये ऐप आम यूजर्स को लक आजमाने के क्षेत्र में कई लोग का नुकसान भी देती है। तो हम अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप ऐसे ऐप से यूज करने में, ऐसे सट्टेबाजी या ऐसे कोई अन्य ऐप को यूज करने से बचें और मेहनत पे, अपने कौशल से रिलेटेड, गेम्स ऑफ स्किल्स पे रिलेटेड गेम पर भी अगर आप चाहें तो उस पर ध्यान दे सकते हैं गेम्स में। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई, अच्छी और बड़ी जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। और यूं ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप झारखंड लाइव को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।